एक चौराहे से होकर सीएम साहब का काफिला निकल रहा था। लगभग 50 से 60 गाड़ियां हूटर बजाती हुई उस चौराहे से होकर, उस गांव से होकर निकल रही थी। दोस्तों, पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन उस चौराहे को जाम कर देता है। जहां का तहां वाहन था उसे साइड में कर दिया जाता है, केवल उन 50 गाड़ियों को निकालने के लिए, उस नेता को निकालने के लिए, उस सीएम को निकालने के लिए पूरा का पूरा चौराहा सुन्न कर दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस वाले जो थे वो किसी बाइक वाले को गाली दे रहे थे, किसी 4 पहिए वाले को गाली दे रहे थे, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, किसी को कह रहे थे कि ए बाइक वाले वहीं की वहीं रुक जा, तुझे ज्यादा जल्दी है, पहले सीएम साहब का काफिला यहां से गुजरेगा। दोस्तों, हर एक ड्राइवर को, हर एक इंसान को बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें बहुत बुरा प्रतीत हो रहा था कि ये 50 गाड़ियों के लिए हमारे आवागमन पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, था तो वीआईपी, अगर कुछ अटैक हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। दोस्तों, तभी उसी गांव में से एक गाड़ी, जो कि इस वक्त गाड़ी नहीं थी, एक एम्बुलेंस थी, वो निकल कर आ रही थी। दोस्तों, उस गाड़ी में जो कि एम्बुलेंस बनी हुई थी, उसमें एक महिला थी जो कि प्रेग्नेंट थी, जो कि जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, जिसको एक बच्चे को जन्म देना था। दोस्तों, उस गाड़ी को रोड पर चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। उस गाड़ी का ड्राइवर, उस गाड़ी में जो बैठे व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि इसमें मरीज है, इसमें एक प्रेग्नेंट महिला है, इसकी डिलीवरी होनी है, अगर ये समय पर नहीं पहुंची तो इसके साथ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन शांत खड़ा रहा। वो बोलता रहा कि जब तक सीएम साहब का काफिला अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम रोड को नहीं खोलेंगे। दोस्तों, 10 मिनट तक उस गाड़ी को वहीं खड़ा का खड़ा करके रखा जाता है और 10 मिनट बाद रोड को खोला जाता है। दोस्तों, 10 मिनट बाद वो गाड़ी, वो एम्बुलेंस फिर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में उस प्रेग्नेंट महिला को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जब उसका इलाज शुरू करता है तो डॉक्टर कह देता है घर वालों से कि अगर इसे आप 5 से 7 मिनट पहले लेकर आए होते तो शायद हम इसकी जान बचा सकते थे। दोस्तों, उस महिला की जान जा चुकी होती है। डॉक्टर फिर ऑपरेशन करता है तो देखता है कि जो बच्चा है वो भी अपना दम तोड़ चुका है। दोस्तों, ना तो डॉक्टर जच्चा को बचा पाता है और ना ही डॉक्टर बच्चा को बता पाता है। दोस्तों, सोचिए, जो घर वाले टाइम से ही निकले हों, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में केवल एक वीआईपी मूवमेंट की वजह से अपनी पत्नी, अपनी बेटी, एक मां जो बनने वाली थी, उसकी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा क्या ही फायदा उस वीआईपी आगमन का, उस वीआईपी सुरक्षा कवच का, जो एक आम आदमी की रक्षा ना कर सके। दोस्तों, ये सवाल उठाता है इसी बात पर कि एक वीआईपी के चक्कर में एक औरत की जान चली गई। कोई हॉस्पिटल जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई इमरजेंसी काम से जा रहा था, लेकिन सड़क को बंद कर दिया गया। दोस्तों, जब उस औरत के, उस प्रेग्नेंट महिला के पति को ये बात पता चलती है कि उसकी मृत्यु केवल इस वजह से हुई है कि अगर वो 5 से 7 मिनट पहले हॉस्पिटल में पहुंचता तो वो बच जाती, तो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू खून के रूप में निकलने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा प्रतिशोध की भावना में जलने लगता है, एक सिस्टम के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ। दोस्तों, फिर उस महिला को घर ले आया जाता है। दोस्तों, गांव की ये घटना है और ये घटना आपके दिल को झकझोर के रख देगी। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में, इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी सरकार में ऐसा होता है कि हम किसी वीआईपी को सुरक्षा देने के चक्कर में किसी गरीब की मजबूरी को नहीं समझते हैं। हम ये भूल जाते हैं उस वीआईपी के सुरक्षा कवच के जुनून में कि कोई इस रोड से हॉस्पिटल के लिए भी निकल रहा होगा, कोई इस रोड से दवाइयों के लिए भी निकल रहा होगा, कोई इस रोड से अपने जरूरी कामकाज के लिए भी निकल रहा होगा। जितना कामकाज उस वीआईपी नेता के लिए जरूरी है, उतना ही कामकाज उस आदमी के लिए भी है जरूरी, जो उस रोड से आ जा रहा है। दोस्तों, अगर वो महिला उस दिन 5 मिनट पहले पहुंच चुकी होती हॉस्पिटल में, शायद वो आज हमारे बीच में जिंदा होती। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है
उदयपुर नाम के एक गांव से। दोस्तों, एक अशोक नाम का लड़का जिसकी की उम्र 22 साल है और वो अपनी पत्नी श्वेता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। दोनों की शादी को 10 महीने हो चुके थे और 10 महीने बाद वो जो श्वेता थी वो प्रेग्नेंट थी। उसी की डिलीवरी होनी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, फिर उसे निजी गाड़ी में ही ले जाया जाता है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि उसी दिन उस प्रदेश के सीएम का उस शहर में दौरा होता है। तो सीएम के को सुरक्षा सहित उस काफिले को उस जगह तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन जो था वो महकमे में आ जाता है। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है। चौराहे को सुन्न कर दिया जाता है, चौराहे को जाम कर दिया जाता है और 50-60 गाड़ियों जो नेता की थी, जो सीएम साहब की थी, उन्हें निकाला जाता है। निजी गाड़ी करके लाया जाता है श्वेता को, जो कि प्रेग्नेंट थी, और चौराहे पर ही वो गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन उसे आगे बढ़ने नहीं देता है और उसे बोल देता है कि तुम आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, 10 मिनट हो जाते हैं। 10 मिनट होने के बाद में जब नेता वहां से चला जाता है तब जाकर के उस गाड़ी को रोड पर चढ़ने दिया जाता है और फिर वो प्रेग्नेंट महिला उस हॉस्पिटल में पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल में जाते जाते उस महिला की मौत हो जाती है। जब ऑपरेशन किया जाता है तो बच्चे की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, पति जो अशोक था वो बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सरकार के खिलाफ चीखने चिल्लाने लगता है कि एक सरकार की वजह से मेरी पत्नी आज मेरे बीच में नहीं है। दोस्तों, वो मीडिया हाउस में जाता है और मीडिया में कहता है कि सरकार की वजह से आज मेरी पत्नी मेरे बीच में नहीं है। दोस्तों, जो मीडिया वाले थे वो उसकी बातों को नहीं लिखते हैं, क्योंकि मीडिया के भी ऊपर एक मीडिया होती है। अब जो अशोक था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि मीडिया वाले उसकी बातों को नहीं लिख रहे थे। अब वो करता भी तो क्या करता। वो अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद में वो कुछ ऐसी तरकीब निकालने की कोशिश करता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मुझे इंसाफ मिले, मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, वो घर पर ही ये बात सोचने लगता है। दोस्तों, अशोक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो शांत पड़ा रहा कोने में और एक दिन वो अपने ही दोस्त के यहाँ पर गया हुआ था। और दोस्त के यहाँ पर जब गया हुआ था तो एक जो नेता थे उनका भी वहां से काफिला होकर गुजर रहा था। एक एम्बुलेंस खड़ी थी, उस एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। जो अशोक था उसके दिमाग में केवल एक यही बात चल रही थी, अगर इस एम्बुलेंस में जो भी मरीज है उसे अगर समय से नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान जा सकती है। वो बिना सोचे समझे उस काफिले के आगे कूद गया। दोस्तों, उस काफिले के आगे जैसे ही कूदा, जितनी भी गाड़ियां थी सारी की सारी गाड़ियां वहीं की वहीं जाम हो गई। सारी की सारी गाड़ियां रुक गई। पुलिस वाले आते हैं और उसे अशोक को हिरासत में ले लेते हैं। हर रोज जो अशोक था फिर वो चिल्लाता है, चीखता है, अरे पहले उस एम्बुलेंस को निकलने दो, तुमसे ज्यादा जरूरी उस एम्बुलेंस का हॉस्पिटल में पहुंचना है। तुम तो 10 मिनट लेट पहुंच सकते हो, 5 मिनट लेट पहुंच सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो एम्बुलेंस में मरीज है, अगर वो 1 मिनट भी, 1 पल भी लेट पहुंचा तो इस दुनिया में नहीं जी पाएगा, उसकी जान जा सकती है। दोस्तों, फिर क्या था, लोग वहां खड़े थे। लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन में कैमरा चालू कर दिया, उसे रिकॉर्ड करने लगे। दोस्तों, फिर क्या था, वीडियो वायरल हो जाती है। उस लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है और जब वीडियो वायरल होती है तब जाकर के कई सारे वकील उस थाने में पहुंच जाते हैं जहां पर अशोक को हिरासत में लिया गया था, जहां पर गिरफ्तार करके रखा जाता था। दोस्तों, वकील वहां पहुंचते हैं। वकील फिर पुलिस वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। जनता भी वहां आ जाती है। जनता जब वहां आती है तो सब बातें करते हैं अशोक की तारीफ की, अशोक की बहादुरी की, अशोक की तारीफ करते हैं। दोस्तों, अशोक की आंखों में आंसू थे। फिर मीडिया वाले अशोक से पूछते हैं कि तुम गाड़ियों के सामने क्यों कूदे,
क्या तुम कोई आतंकवादी हो? दोस्तों, अशोक पहले तो मुस्कुराता है और फिर कहता है कि आपकी पुरानी आदत गई नहीं। मीडिया वाले कहते हैं कौन सी पुरानी आदत? कहता है कि वही तलवे चाटने की। अगर तुमने उस दिन मेरी मदद की होती तो शायद जितने भी दिन ये काफिला गुजरता है, जिस दिन भी ये काफिला गुजरता है, उस दिन किसी मरीज की मौत नहीं होती। अशोक कहता है कि उस दिन जब मैं तुम्हारे पास में आया था, तुमने मुझे पागल समझ करके भगा दिया था। पागल कह कह कर भगा दिया था। मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि इसमें सरकार की गलती है, इसमें सरकार की गलती है। सरकार की वजह से मेरी गाड़ी ना रुकती तो मेरी पत्नी आज मेरे बीच में होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे भगा दिया। दोस्तों, मीडिया वाले अब शर्मिंदा थे। जो पुलिस चौकी में जो भी दरोगा थे, जो भी एसएचओ थे, वो सभी ध्यानपूर्वक उस अशोक की बातों को सुन रहे थे। जितने भी वकील थे वो सभी अशोक की बातों को महसूस कर रहे थे, अशोक के दर्द को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अशोक फिर कहता है कि अगर मैं उस दिन भी, अगर मैं आज भी उस रोड पर नहीं कूदता, गाड़ियों के काफिले के सामने नहीं कूदता, तो शायद एक और मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता और वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता। दोस्तों, मीडिया वाले अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो बात अशोक कह रहा था वो वास्तव में बिल्कुल सही बात थी। एक एक बात में उसकी सच्चाई थी। तभी जो एसएचओ साहब थे वो अशोक से बोलते हैं कि देखो बेटा अशोक, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम खुद में सरकार नहीं है। हमें ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं हम वो करते हैं। हमारा किसी भी इंसान को कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम उसे बेवजह रोक करके परेशान करें। जो सरकार हमें ऑर्डर देती है हम वही करते हैं। कानून बनाना हमारा काम नहीं है, जो कानून बना है उसी को फॉलो करना हमारा काम है। दोस्तों, अशोक फिर ऐसे तो साफ से कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपको जो काम मिलता है वो आपको करना पड़ता है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि अगर मैं उस दिन ना कूदता गाड़ी के सामने, गाड़ियों के काफिले के सामने, क्या उस दिन एक और मरीज की मौत नहीं हो जाती? एसएसओ साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हो जाती और तुम्हारा कूदना बिल्कुल जायज था। आज तुम हिरासत में लिए गए हो, इसकी वजह केवल यही है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। दोस्तों, इसके बाद में जो मीडिया वाले थे वो पूरी की पूरी बात छापते हैं, अखबार में छापते हैं, टीवी पर चलाई जाती है। किस बारे में? कि इस बारे में कि नेता का काफिला जब भी गुजरता है तो रोड के आवागमन को बंद कर दिया जाता है। रोड पर कोई एम्बुलेंस खड़ी रहती है जिसे हॉस्पिटल पहुंचना होता है, अगर वो सही समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचे तो मरीज की जान भी जा सकती है। ऐसी हेडलाइन में छापा जाता है, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है। दोस्तों, हर एक अखबार के फ्रंट पेज पर यह बात छापी जाती है, अशोक की बहादुरी की तारीफ की जाती है। दोस्तों, इसके बाद में सरकार इसे संज्ञान में लेती है और एक नया कानून बनाती है कि अब जब भी कोई नेता कहीं से भी होकर गुजरेगा तो उसके लिए कोई भी वीआईपी तरह से रोड को जाम नहीं किया जाएगा, वाहनों को नहीं हटाया जाएगा। जैसा काफिला गुजरता है वैसे ही गुजरेगा। तो दोस्तों, एक इंसान अशोक की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम सुधर जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में ऐसा ही होता है। जब भी कोई नेता किसी चौराहे से होकर गुजरता है या कहीं से भी होकर गुजरता है तो जो भी वाहन होते हैं उन्हें सबको साइड में करा करके रोक दिया जाता है। किसी एम्बुलेंस तक को भी नहीं छोड़ा जाता है, उसे भी रोक दिया जाता है। किसी को इमरजेंसी काम के लिए जाना हो, अगर वो 10 मिनट में ना पहुंचे तो शायद उसका इमरजेंसी काम भी रुक जाए, उसे भी रोक दिया जाता है। लेकिन कोई भी किसी की भावना को नहीं समझता है। जो नेता है वो अपने आप को सरकार समझ बैठे हैं। तो इस पर एक शेर लिखा है मैंने कि नेता बन बैठे हैं सरकार, इन्हें समझ आना चाहिए। अंबेडकर जी का संविधान है, जनता ही सरकार होनी चाहिए। समोसा वंदे भारत के मुद्दे उठाने से बेहतर है, समोसा वंदे भारत के मुद्दे उठाने से बेहतर है। जो नेता देश के असली मुद्दे उठा ना सके उसे गद्दी छोड़ देनी चाहिए, उसे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, अशोक की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम सुधर गया। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, एक समाज में मैसेज देने वाली कहानी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मेरा जो मैसेज है वो भी अच्छा लगा होगा।
चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप देखते रहिए क्राइम वार्ता।